समकालीन हिंदी साहित्य कथा जगत की सुपरिचित और प्रतिष्ठित लेखिका वंदना शुक्ल की कहानी सुनिए, चरम मोक्ष। वंदना शुक्ल जी एक संजीदा कथाकार हैं। उनका लेखन बेहद प्रभावशाली है, जो कि पाठकों और श्रोताओं को अंत तक बांधे रखता है। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मैं अनब्याही माँ की संतान हूँ और मेरी बेटी भी। यद्यपि मेरी माँ ताज़िंदगी लज्जा को औरत का गहना मानती रहीं, पर बचा नहीं पाई, जबकि मैंने पाखंडों को नकारते हुए मर्यादा की मिसाल कायम करनी चाहिए। पर मैं और माँ दोनों ही अपने अपने विश्वासों के हाथों पराजित हुए। राई बराबर फ़र्क के साथ हम दोनों माँओं में एक फासला रहा। माँ परंपरा की ओट में माँ बना दी गई और मैं परंपराओं को तोड़ने की जिद में माँ बनी। मेरे मन के भीतर जिद की कई गठाने हैं, उन्हें एक एक कर खोलना ही अब मेरी ज़िंदगी का मकसद है। अपनी माँ के लिए मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत बोझ थी, जबकि मेरी बेटी मेरे लिए एक सतत चुनौती है। माँ को अग्नि के हवाले कर मृत्यु के उस हवन कुंड में उनकी तमाम कुंठाओं पीड़ाओं की आहुति दे और उस अभिशप्त धरती जहाँ कहते हैं कि मैं पैदा हुई थी से अलविदा कहकर वापस अपने कुरुक्षेत्र बेंगलोर लौट रही हूँ। उसी पीठ से मुँह फेर कर जो बुरे दिनों में मेरी एक मजबूत टेक थी। माँ निर्दोष होते हुए भी जीवन पर्यंत स्वयं को दोषी मानती रहीं। क्या इसलिए कि उन्होंने अपने भविष्य बल्कि समूचे जीवन को एक सुरक्षापूर्ण बंधन से मुक्त कर स्वयं को एक खुले युद्ध क्षेत्र में झोंकने का दुस्साहस किया था, लेकिन सामंतवाद की जड़ें उखाड़ फेंकने में असफल रहीं। माँ, जिन्हें मेरे संघर्ष समझती थीं, उस चुनौती और प्रतिशोध को देखने के लिए काश वो कुछ दिन और जिंदा रहती। अंतिम नमन माँ। किराए के मकान के उस फर्स्ट फ्लोर के कमरे जहाँ मैं नौकरी के शुरुआती दिनों में रह रही थी और अभी 2 दिनों से रह रही थी, में तकिए के नीचे मुझे ये पुर्जा मिला था। सुनो, मैंने झाड़ू बुहारू करने वाली बाई को टेरा, जो छत की सफाई कर रही थी। हाँ जी, मेरे बाद यहाँ कौन किराएदार आया था? कोई नहीं, मेरा मतलब इस कमरे में। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, किराएदार तो कोई नहीं आया मैडम जी। हाँ, वो रिसाल की छोरी है ना सुनीता, अपनी माँ के ख़त्म होने पर वही आई थी यहाँ। वो रो रही थी इसमें, बस कुछ घंटे के लिए, फिर चली गई हवाई जहाज़ से। अंतिम पंक्ति उसने कुछ आश्चर्य से कही। रिसाल की बेटी? जी मैडम, वही रिसाल जो अम्मा जी के कने रहती थी, बांदी। जैसी महतारी वैसी बेटी, ऐसी औरतें तो। जस्ट शट अप, जाओ यहाँ से। मैं अचानक जैसे फट पड़ी। वो घबरा गई और वहाँ से भाग गई। वो कागज़ का टुकड़ा उलटते पुलटते हुए ना जाने कितने दृश्य, कितनी कहानियाँ आँखों से होकर गुजरने लगे। सुनीता, तुम आकर चली भी गई। किंवदंतियों की तरह तुम्हें सुनती रही, ना जाने किन किन शब्दों में, ना जाने किन किन अर्थों में। मैंने वो चिट्ठी अपने सिरहाने तकिए के नीचे रखी और आंखें मीच कर लेट गई। रिसाल कंवर ख़त्म हो गई। खबर क्या थी, एक जलजला था। रिसाल अकेली ख़त्म नहीं हुई, ना जाने कितनी त्रासदियाँ, कितनी परंपराएं, कितनी जर्जर हवेलियों के भीतर के सच, कितने रस्मों रिवाज और तहजीब उसके साथ दफन हो गई। एक पूरा युग बनाम राजपूताना इतिहास हवा के झोंके की नाई आँखों के सामने से सहसा गुजर गया। सदाबहार मुस्कुराहट, अदब, तीखे नैन नक्श, बोलती आँखें, तराशी हुई देह, इस रूखे सूखे प्रदेश में रिसाल की उस मनमोहक मुस्कान के साथ स्वागत की नर्म बौछारों का सुखद एहसास यहीं हुआ था। मकान नंबर 134 ब, शिव कॉलोनी, नूतन बाजार की गली नंबर 3 की इस कोठी में। ये तब का वाक़या है जब मैं अपनी तमाम स्मृतियों, आगाहों व हिदायतों को अपने साथ बटोरे मध्य प्रदेश से 800 किलोमीटर की यात्रा कर राजस्थान के सूखे सट इलाके में शिक्षिका की नौकरी के लिए वजीद आई थी। ना जाने कितना खोकर, ना जाने क्या पाने।
राजस्थान और राजस्थानियों से ये पहला ही तारुफ था, नहीं तो अभी तक तो बस फिल्मों में ही यहाँ के रेतीले टीले, राजे रजवाड़े, महल, हवेलियाँ, ठकुराई और बोली बानी सुनी थी। भारत के नक्शे में राजस्थान का ये हिस्सा डेजर्ट एरिया में आता था। ट्रेन में आंखें नीचे यहाँ के जो काल्पनिक दृश्य बनाकर आई थी, वो तो दूर तक रेत का समुद्र, ऊंट गाड़ी, सूखे लंबे बबूल के दरख्त और तपती धूप में दूर दराज से पानी ले जाती हुई सर पर मटकी रखे औरतें थीं। देश के उस मशहूर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की कैंपस बाउंड्री के बाहर का कस्बा बिल्कुल वैसा ही था जैसा राजस्थान के किसी आम कस्बे को होना चाहिए। झुलसे हुए पेड़ पौधे, कंधे पर पड़े अंगोछे से पसीना पोंछते रिक्शा खींचते आदमी, सड़कों पर डोलते बेचैन गाय बैल और कुत्ते, सूखे से अघाए खेत। लेकिन जब रिक्शा बस स्टैंड से निकलकर कैंपस में प्रविष्ट हुआ तो उसकी हरियाली और सुंदरता देख मन प्रफुल्लित हो गया। राहत मिली कि हमारी दुनिया तो यहाँ बसेगी, वहाँ नहीं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिक पाई जब पता चला कि परिसर के अंदर अभी तक भी स्टाफ क्वार्टर खाली नहीं है। अभी आपको स्कूल कैंपस के बाहर कस्बे में ही किसी किराए के घर में ही रहना होगा। यद्यपि हाउस रेंट स्कूल दे रहा था और ये भी कहा गया था कि जैसे ही कोई क्वार्टर खाली होगा सबसे पहले आपको ही देंगे। बहुत बुझे मन से मैं अपना सीमित सामान लेकर स्कूल द्वारा मेरे साथ भेजे गए उस बूढ़े मारवाड़ी चपरासी के साथ ऑटो रिक्शा में बैठ गई, जिसने रास्ते में मुझे उस घर जिसमें मैं किराए पर रहने जा रही थी के संक्षिप्त इतिहास और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में यथासंभव पर्याप्त से ज़्यादा ही बता दिया। उन कस्बाई खूसट सड़कों पर उछलते कूदते से चलते ऑटो की खड़खड़ से मैं जितना सुन पाई उसका सार संक्षेप ये था कि ये घर यहाँ के पुराने सेठ स्वर्गीय दीनानाथ शर्मा जी का है, जो एक बड़े ठेकेदार थे। अब उस कोठी में उनकी पत्नी एक सेविका के साथ अकेली रहती हैं। कहाँ कॉलेज कैंपस की वो साफ चमकती लंबी चौड़ी कोलतार पुती सड़कें हैं, स्कूल व कॉलेज की भव्य इमारतें हैं, व्यवस्थित स्टाफ क्वार्टर और बड़े बड़े पार्क, और कहाँ स्कूल गेट के बाहर का ये ठेठ राजस्थानी कस्बा। सामने से हिचकोले खाती ऊंट गाड़ी जिस पर ऊँघता हुआ एक आदमी सवार था, और निश्चिंत खरामा खरामा चलता वो ऊँट जिसके चेहरे पर सुस्ती, बेफिक्री और जीवन की निस्सारता टंगी थी, मस्त जुगाली करता हुआ चला जा रहा था। उधर एक छकड़ा जिसमें गधा जुता हुआ था, सवार लड़के के चाबुक से पिटता बहराया भागा जा रहा था। लाल मटीली कच्ची सड़क के आसपास मिट्टी की चिनाई पर चूने की पुताई हुई ऊबड़ खाबड़ सी दीवारों वाली छोटी छोटी कपड़े, नाई, बढ़ई, सब्जी आदि की दुकानें। दुकान पर बैठे अलसाए से टाइम पास करते दुकानदार। कुछ दुकानदार ज़मीन पर दरी बिछाकर आसपास की गतिविधियों से बेखबर बिंदास ताश खेलते हुए। उस किराए के घर के भी मेरे मन में अजीबोगरीब बल्कि डरावने से बिंब बन बिगड़ रहे थे। लेकिन जब मकान मालिक और घर देखा तो नितांत संतोष हुआ कि वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा सोचा था। वो एक अपेक्षाकृत साफ सुथरी कॉलोनी में एक बड़ा सा मकान था जिसे यहाँ कोठी कहते थे। मकान के बाहर नेम प्लेट थी जिस पर अंग्रेजी में शर्मास लिखा था। वो वृद्ध स्त्री जो इस दुमंजिली कोठी की मालकिन थी, यानी आंटी जी, पहली मुलाकात में मुझे कुछ रूखी, तटस्थ और मतलब से मतलब रखने वाली स्त्री लगी थी। जब मैं अपना सूटकेस लेकर ऑटो रिक्शा से उस कोठी पर पहुंची तो आंटी जी बाहर दालान में ही बैठी राजस्थान पत्रिका पढ़ रही थीं। या मैडम जी आपके घर यहाँ रहन खातर आया से जी, स्कूल से थारे कन्ने कोई मैसेज आयो होगो। साथ आए मारवाड़ी पियून ने मेरा परिचय दिया। उन्होंने घूर कर मुझे देखा, फिर बोली, हाँ हाँ आया था फ़ोन हमारे पास, वो देख लो ऊपर का कोने वाला कमरा वही है किराएदारों का, लेट बात उसी में अटैच्ड है। उन्होंने कुछ रूखेपन से कहा और फिर सहज भाव से पेपर पढ़ने लगी। जी थैंक यू, मैंने कहा और सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे की चटकनी खोलकर अंदर चली गई। पियून ने मेरा सामान कमरे में रखा और कहा, मैडम जी अम्मा जी बहुत अच्छी हैं, संकोच मत करना, जो ज़रूरत हो उनसे कह देना। कहकर वो चला गया।
शर्मा आंटी के पति का देहांत हो चुका था। एक बेटी अंजू थी जो विवाहित थी। वह बेंगलोर की किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। आंटी एक साहसी और सीधी सादी महिला थी। उनका परिवार यहाँ का पुराना रसूखदार और रईस परिवार था जो झड़ते झड़ते अब बस आंटी जी पर टिका था। मेरा कमरा छत पर एकांत में खुला, हवादार और शांत था। बड़ी बड़ी दो तरफा खिड़कियाँ जिनमें मोटे पर्दे झूल रहे थे। मैंने पर्दा खिसका दिया और सूटकेस एक और टेबल पर रख दिया और बेड पर बैठकर चारों ओर देखने लगी। तभी एक औरत ने कमरे में प्रवेश किया। पीला लाल छींटदार लहंगा, लाल छापे की लुगड़ी, पीली ओढ़नी, हाथ भर भर पहने चूड़ले, बोरले को ढकता माथे तक पल्लू और बेहद खूबसूरत उस औरत ने जब हाथ जोड़कर मुस्कुराकर राम राम से मैडम जी कहा तो मैं एक पल के लिए ठिठकी उसे देखती रह गई। किसी अनजान शहर में जहाँ कोई हमको नहीं पहचानता, वहाँ कोई इतने अपनापे से स्वागत करे तो एक सुखद सी अनुभूति होती है। लंबे सफ़र की थकान और अपरिचित जगह की शंकाएं दोनों ने मिलकर मन को बड़ा बेचैन कर रखा था। पहले 7-8 घंटे रेल का सफ़र और फिर 3 घंटे बस का। गर्मी और थकान से बुरी हालत हो रही थी। नमस्ते, मैंने उसका जवाब दिया। कहना चाहती थी कि राम राम से बेहतर था कि एक गिलास ठंडा पानी पिला देती। औरत कमरे से बाहर जा चुकी थी। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर झांकने लगी। गर्मी की उस मरुस्थलीय दोपहर में इक्का दुक्का लोग उस गली में आते जाते दिखाई दे रहे थे। कुछ देर पहले बारिश की कुछ छींटे पड़े थे और अब धूप खिलाई थी। उमस और बढ़ गई थी। ऑटो रिक्शा वाले, सड़क पर चलते राहगीरों, 1-2 कुत्ते और गाय। नई जगह और नए लोगों को देखकर थोड़ा असहज सा महसूस करना स्वाभाविक था। जैसा शुष्क प्रदेश है वैसे ही लोग, मैं सोच रही थी। मेरे चेहरे पर नया होना व थकान लिखी हुई थी। जब से भोपाल से आई हूँ यहाँ थकान उतरने का नाम ही नहीं ले रही। भारतीय रेलवे की अलाली पर कोफ्त हो रही थी। गाड़ी समय पर पहुँच जाती तो इतनी देर नहीं लगती। गला अलग प्यास से तड़फ रहा था, लेकिन वहाँ कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था कि जिससे पानी मांगूं। वो औरत भी न जाने कहाँ गायब हो गई थी। कोठी क्या है, कोई पुरानी हवेली सी है, भूल भुलैया। इतने सारे कमरे जैसे ज़मीन के नीचे खोए हों। क्यों बनाते थे पहले के लोग इतने बड़े बड़े घर? क्या उन्हें लगता था कि वो सब अमृत पी कर आए हैं? हजारों साल इन मजबूत और नक्काशीदार कमरों में राज करेंगे। इतने विशाल सन्नाटेदार घर में 2 खंडहर सी औरतें, एक तन से एक मन से। इनके बीच में ये कहाँ से आ गई मैं? सबने कितना समझाया था कि यहीं कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मेरी जिद को टालना भला किसी के वश का रहा है? और जिद जब फितूर में तब्दील हो गई हो, अब पछताए होत क्या? भोपाल की पिछली नौकरी भी अब भूतकाल हो चुकी थी। मैडम जी, लो पानी पियो। वही वेश वाली औरत मेरे पास मुस्कुराती हुई ट्रे में पानी का गिलास लिए खड़ी थी। ओह थैंक यू, धन्यवाद। दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस औरत का किन लफ्ज़ों में शुक्रिया अदा करूं। इसके ठेठ राजस्थानी वेशभूषा से लगता तो नहीं था कि ये कोई और भाषा समझती होगी। एक बात कहूँ मैडम जी? हाँ हाँ कहो, लेकिन मुझे मैडम नहीं कुछ और कहो। वो कुछ और ज़ोर से हंसी, गोया ताजगी के कई सुगंधित फूल एक साथ कमरे में बिखर गए हों। क्या कहूँ, आप ही बताइए। कुछ भी, मैंने कहा। अच्छा ठीक है, दीदी जी कहती हूँ। हाँ ठीक है, दीदी से भी काम चल जाएगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। दीदी, खाना तो नहीं खाया होगा आपने, बताइए क्या खाएंगी? कुछ हल्का फुल्का बना दूँ या फिर दाल रोटी सब्जी सब? अरे अरे नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बना सको तो थोड़ी चाय बना दो। ठीक है जी, लेकिन थोड़ा तो कुछ खा लीजिए, खाली पेट चाय मत पीजिए, बाय करती है। नहीं नहीं, बस चाय, मैंने कहा। खाना बनाने में तो अभी देर है, मेरे पास रोटी और लहसुन का अचार पड़ा है, घर का बना। आपको कोई एतराज़ ना हो तो ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बस चाय बना सको तो बना दो। मेरे स्वर में कुछ खींच थी। क्या चंट औरत है भाई, यहाँ तो थकान से बुरा हाल हो रहा है और ये खाने की जिद कर रही है। हालांकि मैं कल की भूखी थी, लेकिन थकान और नींद ने भूख को पीछे खदेड़ दिया था।
मैं कहती ही रही और वो जाकर एक स्टील की तश्तरी में लहसुन का अचार और मोटी मोटी 2 रोटी ले आई। खाएंगी तो भूख खुल जाएगी। हंसते हुए उसने बहुत ही प्रेम से मेरे सामने रख दिया। अरे 2 रोटी? नहीं नहीं, इतना नहीं, बस 1-2 और ठीक है जी। 1 रोटी खा लीजिए, परदेश में आकर ऐसे भूखे नहीं रहते। उसके इस आत्मीय अनुरोध में न जाने कैसा सम्मोहन था कि मैं मना नहीं कर पाई और मैंने 1-2 कस्से उसके कहने पर खा लिए। सच कहती हूँ, खड़े मसालों और शुद्ध घानी के सरसों के तेल का वो तीखा स्वाद मैंने आज तक नहीं चखा था। और खाओ ना जी, वो खुश दिखाई दे रही थी। मैंने हाथ से बस का इशारा किया। बहुत टेस्टी बनाया है, मैंने कहा। मेरे इस कहने में कहीं कोई बनावटीपन नहीं था, वाकई लाजवाब था। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पानी पीकर गिलास ट्रे में रखते हुए कहा। रिसाल है जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ काम करती हो? हाँ जी, माता जी बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे अपने घर में एक कमरा रसोई दे रखी है, यहीं रहती हूँ। नौकरानी नहीं हूँ, बस समझ लीजिए सेवा करती हूँ माता जी की। बेचारी वो भी अकेली हैं जी, हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। ठेठ राजपूताना पोशाक और कितनी साफ हिंदी, कितनी मीठी बोली। मैं उसकी तहजीब पर फिदा थी। कोई काम हो तो बुला लेना दीदी जी, बस यहीं रहती हूँ। वो कमरा देख रही हैं ना नीचे, रसोई के बाजू, उसमें। आप बहुत अच्छी हैं, मैंने कहा तो वो हंसने लगी। दीदी जी जानती हूँ ना, नए शहर में आए लोगों की दिक्कतें, उसने तश्तरी उठाते हुए कहा। एक बार जब वो ऊपर चाय देने आई तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ जी, एक बेटी है। माता जी की बेटी अंजू जी के साथ बेंगलोर में रहती है, वही उसे पढ़ा रही है। तुम्हारे पति भी यहीं काम करते हैं? दीदी जी, आपका स्कूल का टाइम हो गया होगा, मैं आपको नाश्ता बना कर दे दूँगी। लंच आप आकर खा ही लेंगी, उसने बात पलट दी। ये तो सही सही कल पता पड़ेगा जब ज्वाइन करूँगी, लेकिन नाश्ते के लिए परेशान मत होना। मुझे वैसे भी नाश्ता करने की आदत नहीं है और लंच मैं वही मेस में ले लूँगी। अरे दीदी, रहेंगी यहाँ हमारे घर में और लंच वहाँ खाएंगी? ऐसे नहीं चलेगा, उसने हंसते हुए कहा। माता जी के लिए तो बनाना ही पड़ता है ना, आप जिस टाइम पर कहेंगी आपके लिए भी बना दूँगी। मुझे याद आया, मुझसे कहा गया था कि आपको रहने के लिए बाहर घर दिया जा रहा है। खाने नाश्ते की व्यवस्था स्कूल मेस में ही है, लेकिन ये औरत तो शायद इसे पता नहीं होगा। मुझे 2 हफ्ते हो चुके थे यहाँ रहते हुए। मैं कमरे से बाहर कम ही निकलती, स्कूल से आकर सीधे कमरे में। अब धीरे धीरे यहाँ के माहौल में रच बस रही थी। स्कूल जाने का समय निश्चित था, लेकिन आने का अनिश्चित। वजह मीटिंग, एक्स्ट्रा क्लास वगैरह होना। लेकिन रविवार को हम लोग साथ खाना खाते, मैं और आंटी जी उन्हीं की डाइनिंग टेबल पर बैठकर। रिसाल गर्मा गर्म फुलके सेक कर देती जाती, कमाल का स्वाद था उसके हाथ में। आंटी जी अब मुझसे थोड़ा घुल मिल रही थीं, अपनी व्यक्तिगत बातें भी शेयर करती। छुट्टी वाले दिनों में हम दोनों बाहर आंगन में बैठते और दुनिया जहान की बातें करते, साथ बैठकर टीवी देखते और धारावाहिकों पर चर्चा करते। कभी कभी हम दोनों सामने वाले मार्केट में सब्जी वगैरह लेने भी चले जाते। कस्बा छोटा था, आधुनिक मॉल संस्कृति वाले बड़े शहरों जैसी यहाँ फितरत नहीं थी। टुच्ची टुच्ची बेईमानी, चोर उचक्के, धोखाधड़ी के बावजूद यहाँ के लोग सहृदय, सहयोगी व आपस में सरोकार रखने वाले थे। रिसाल जब कमरे में चाय वगैरह देने आती तब कुछ अनौपचारिक वार्तालाप भी हो जाता। एक सौंधी सी गंध वाला पौराणिक सौंदर्य और आत्मीय स्वभाव के बेजोड़ मेल का अनूठा व्यक्तित्व था उसका, अ रेयर ब्यूटी। तीखे नैन नक्श, बोलती आँखें, छरहरी। मैं उसे बनी ठनी अर्थात राजस्थानी कलाकृति कहती थी और वो खिलखिलाकर हंस देती। आप भी जी, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, कहे बिना रहा ही नहीं जाता। शहरी औरतें तो इस रूप सौंदर्य के लिए क्या क्या नहीं करती। मेरी इस तारीफ पर उसे खुश होना चाहिए था, लजाना चाहिए था, लेकिन वो अचानक बुझ सी जाती। क्या उम्र है तुम्हारी? जी ठेठ तो पता नहीं, यही 45-50 के आसपास। माशाअल्लाह, इस उम्र में इतना रूप तो फिर। अच्छा मैडम, जाना है, कहकर वो चली जाती। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद मुझे एहसास हो गया कि रिसाल में कुछ विरोधाभासी गुण हैं।
जैसे वो जन्मजात गरीब और अपढ़ है, लेकिन उसकी बोलचाल निहायत पढ़े लिखे लोगों जैसी और रहन सहन सुसंस्कारित है। बेटी का जिक्र वो कभी नहीं करती, ना ही उसकी बेटी यहाँ आती। पति का नाम लेते ही वो उदास हो जाती और बात पलट देती। मुझे उसके अतीत को जानने का एक अजीब सा जुनून पैदा हो गया। रिसाल के कुछ चारित्रिक रहस्य मुझे उसके बारे में जानने को उकसा रहे थे। साइकोलॉजी की टीचर जो ठहरी, लेकिन यह केस हिस्ट्री इस कदर अजीबोगरीब होगी, सचमुच मुझे इल्म न था। धीरे धीरे रिसाल की उस तहजीब और उसके अजीबोगरीब ज़िंदगी से पर्दाफाश होने लगा। निसंदेह उसका मुख्य निमित्त आंटी जी थी, और फिर सामने खड़ी थी हिंदुस्तान की एक बेबस, बहादुर और ज़िंदगी से बाकायदा मुठभेड़ करती वो निपट राजपूताना स्त्री, जिसके नसीब पर बड़े बड़े हरफों में खुदा था, बांदी। कहानी कुछ यूँ थी। रिसाल 14 बरस की उम्र में पास के एक छोटे और पौराणिक शहर में एक राजशाही राजपूत खानदान, जिनका ताल्लुक छोटी मोटी रियासत से था, के परिवार में ठाकुर साहब के बेटे की पत्नी के साथ बांदी बनकर दहेज में आई थी। तत्कालीन रिवाज के मुताबिक बांदी सदा के लिए उस घर की सेविका बनाकर भेजी जाती थी। इस तबके की औरतें ब्याही नहीं जाती थीं, वो फ़कत एक ख़ानदान की बांदी बनकर जीवन गुजारती थीं। उनकी देह भर उनकी अपनी होती थी, लेकिन उनके तन और मन पर उनके मालिकों का हक होता था। ये बुराई नहीं, रवायत थी, राजपूताना शान मानी जाती थी। इन औरतों की इस तन मन की कुर्बानी के एवज में उन्हें ताज़िंदगी हवेली के भीतर रहने, भोजन, पहनने ओढ़ने और सुरक्षा की सुविधा मुहैया थी। ये लड़कियां उन गरीब घरों से ताल्लुक़ रखती थीं जो पैदा होते ही अफीम चटाकर मार दिए जाने के चलन से भाग्यवश बच जाती थीं। तब उन्हें जीवन सुरक्षा और संघर्षहीन गुजारने की गर्ज से बचपन में बांदी बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी। घर वालों को उससे अच्छी खासी रकम भी दी जाती थी। लड़कियों को किसी रईस औरत के साथ दहेज में भेजने के साथ ही उनकी याद पर मिट्टी डाल दी जाती। रिसाल को भी तहजीब, सहनशीलता और सेविका का पूरा प्रशिक्षण उसी के घर की औरतों द्वारा देकर भेजा गया था, ताकि शिकायत का कोई मौका ना आए। जितनी खूबसूरत और हुनरमंद बांदी, उतना रसूखदार ठकुराइन का ख़ानदान माना जाता और उतनी ही ससुराल में उनकी इज्जत यानी वाहवाही। ठाकुर विश्राम सिंह की नई नवेली पत्नी ठकुराइन सुदर्शना कंवर रुआबदार, भरे बदन, गेहुए रंग और सामान्य नाक नक्शे की स्त्री थी, लेकिन उनके साथ दहेज में आई बांदी कमसिन रिसाल ने अपनी खूबसूरती व हुनरमंदी से उनके हर दुर्गुण को ढक दिया था। फ़िलहाल रिसाल कंवर का काम बींदड़ी की सेवा करना था। उन्हें वो रानी सा कहती थी। उनको उपटन लगाना, स्नान कराना, उनकी केश सज्जा, साज श्रृंगार और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना ही बांदी का काम था। यहाँ रिसाल को राजपूती सुहागन स्त्री की पोशाक यानी वेश पहनना पड़ता और माथे तक पल्लू रहता, जो ताज़िंदगी उसके जख्मों को छिपाता रहा। वो जब शुरू में हवेली में आई तो उसे कुछ दिन अच्छा लगा। रिसाल छोटी ठकुराइन यानी अपनी मालकिन का खूब ख्याल रखती। ठकुराइन भी उससे सखी की तरह पेश आती। उन्हें तनिक भी मायके की याद आती तो उदास हो जाती। जब रिसाल उन्हें चुटकुले सुनाती, गाने गाकर उनका मन बहलाती। रिसाल गाती बहुत अच्छा थी, उसे गाने का शौक़ भी था। शौक़ तो फिल्मी गानों पर नाचने का भी था, लेकिन नाचना वहाँ अच्छा नहीं माना जाता था। ठकुराइन सा कभी मूड में आती तो उससे अलबत्ता नाचने की फरमाइश कर बैठती और वो द्वार बंद कर ग्रामोफोन की आवाज़ पर खूब नाचती। रानी सा के आराम के वक्त रिसाल कांसे की कटोरी से रानी सा के तलवे सहलाती। बाज वक्त चांदी के पानदान के नक्काशदार ढकने से उनकी नंगी पीठ भी हौले हौले खुजलाती। ठकुराइन अतीव आनंद में आंखें बंद कर लेती। ठकुराइन के इस अनजान और आभिजात्य ससुराल में रिसाल एकमात्र उनका भावनात्मक सहारा थी, जो मायके की याद को धूमिल भी कर देती थी। छोटी ठकुराइन पूरे दिन खूब सजी धजी और स्वर्ण आभूषणों में लदी रहती, लेकिन रंग बिरंगे लहरिया छापे के गवई सूती बेस और माथे तक पर्दे में भी लंबी नाजुक टहनी से रिसाल उनसे कई गुना आकर्षक लगती। ठकुराइन को इस बात का फ़क्र भी था और खौफ भी। फ़क्र इसका कि रिसाल उनके मायके से आई बांधी थी, और भय पुरुषों का, क्योंकि वो ये भी जानती थीं कि ख़ानदान के पुरुषों को कोई बंदिश नहीं है।
वो जिसके साथ चाहे रह सकते हैं, अपना मन बहला सकते हैं। कई बार उन्होंने बातों बातों में रिसाल से अपनी घुटन और उसे यथासंभव सतर्क रहने को कहना भी चाहा, लेकिन रिसाल उस वक्त इतनी छोटी और भोली थी कि वो ये बातें समझ नहीं पाएगी। उन्होंने सोचा और चुप रही। फिलहाल उन्होंने रिसाल को हवेली के मर्दों के सामने थोड़ी तक पर्दा करने की हिदायत दे रखी थी। रिसाल ने इस हिदायत को बाखुशी को भूला। छोटे ठाकुर साहब यानी ठकुराइन सुदर्शना देवी के पति कुंवर विश्राम सिंह खूब ऊंचे पूरे और दिखनौट नवयुवक थे, शिकार के शौकीन और अपनी मौज में रहने वाले। खानदान के सबसे ज़्यादा शिक्षित युवक थे। कई एकड़ में फैली उनकी पुश्तैनी हवेली के इकलौते वारिस। हवेली के एक हिस्से में शानदार रिजॉर्ट था, स्विमिंग पूल, बार, जिम और मनोरंजन के लिए बड़ा हॉल भी था, जिसमें लोक नृत्य, लोक गायन आदि के कार्यक्रम होते। इनमें विदेशी सैलानियों के अतिरिक्त कुंवर विश्राम सिंह के अपने खास मेहमानों के मनोरंजन के लिए व्यवस्था थी। अभी छोटी ठकुराइन सुदर्शना कंवर को ब्याह कर आए 1 महीना ही हुआ था। हवेली में कोई जश्न था। ठकुराइन सुदर्शना गहनों से लदी फदी औरतों से घिरी बैठी थी। खूब रंगीन माहौल था। उस दिन बड़े ठाकुर साहब यानी ठाकुर विश्राम सिंह के पिता का फरमान था कि मेहमानों को खाना और शराब बांदियाँ और नौकरानियाँ ही परोसेंगी। सुदर्शना का मन रिसाल में ही रखा था, जो सामने के कक्ष में पुरुष मेहमानों को मुस्कुराकर मदिरा पेश कर रही थी। हालांकि रिसाल ने पर्दा कर रखा था, लेकिन घूंघट से झांकती उसकी वो दिलकश और भोली मुस्कुराहट देखने वालों के दिलों में एक तूफान सा पैदा कर रही थी। ठकुराइन को याद आया और अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि उन्होंने रिसाल को मुस्कुराने के लिए मना नहीं किया। रिसाल के सुंदर चेहरे पर मुस्कुराहट देह के 1000 कौंधते आभूषणों को मात देती थी। बीच में पड़े झीने पर्दे में से रानी सुदर्शना देख रही थीं और कुढ़ रही थीं। ठाकुर विश्राम सिंह ने भी पहली बार रिसाल को इतने निकट व उसके पारदर्शी घूंघट में से गौर से देखा था और देखते ही उस पर रीझ गए थे। इधर आओ, उन्होंने शराब का गिलास हाथ में लिए उससे बुलाया। हुकुम सा, रिसाल ने आंखें नीची करके कहा। हमने सुना है तुम गाती बहुत अच्छा हो, तुम्हारे गुणों में बताया गया था हमें, जरा कुछ सुनाओ मेहमानों को। उस हवेली में ना कहने का रिवाज नहीं था। ये रिसाल 1 माह में जान चुकी थी। ये उसके जीवन का पहला मौका था जब इतने मर्दों के बीच उससे गाने की फरमाइश की गई थी। रिसाल ने कनखियों से ठकुराइन की ओर देखा, जैसे अनुमति मांग रही हो। घूंघट जरा सा और ओढ़ लिया और सच्चाई सी जाकर तख्त पर बैठ गई। मारो छैल छबीरो नखाड़ो, उसने गाया तो मेहमान वाह वाह कर उठे। जश्न खत्म हो चुका था और ठाकुर सा का चैन भी। उधर शराब की खुमारी अलग। तभी रानी सा का बुलावा आ गया और रिसाल उनके साथ रानी सा के कक्ष में आ गई। लाइए आपके गहने उतार दूं, कहकर रिसाल ने उनका हाथ पकड़ लिया और चूड़ा उतारने लगी। रहने दो, कर लूँगी मैं। रिसाल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। समझ गई वो कि रानी साहब नाराज हैं, लेकिन उससे क्या खता हुई ये ना समझ पाई। वो चुपचाप उनके कपड़े तहाने लगी। किवाड़ बंद करो, ठकुराइन ने रिसाल को हुक्म दिया। ठकुराइन की आवाज़ में तलखी थी। उसने किवाड़ बंद कर दिए। यहाँ आओ, रिसाल ठकुराइन सा के निकट गई। ठकुराइन सा कुछ पल उसकी ओर एकटक देखती रही। और पास आओ, उन्होंने रिसाल से कहा। वो डरी हिरनी सी और निकट आ गई। ठकुराइन सा ने एक भरपूर तमाचा रिसाल के गाल पर जड़ दिया। दुबली पतली छरेरी काया दूर छिटक कर गिरी। वो रोने लगी। सुन, बांदियों को यहाँ रोने की इजाज़त नहीं, समझी? तेरी बर्बादी को अब मैं टाल ना पाऊंगी। चल जा अब यहाँ से, उन्होंने गुस्से में कहा। आधी रात बीत चुकी थी। मेहमान जा चुके थे। ठकुराइन पति का इंतज़ार करती रहीं, मगर ठाकुर साहब तो किसी और ही दुनिया में थे। रिसाल को ठाकुर साहब ने कमरे में बुलवाया था। खंबा घड़ी हुकुम, रिसाल ने कमरे में जाकर नज़रें झुकाकर कहा। घड़ी खंबा, द्वार बंद करो, उन्होंने कहा। रिसाल ने वैसा ही किया। अब मेरे पास आओ और ये पर्दा हटाओ सर से। कुछ देर रिसाल मौन खड़ी रही। उसे ठकुराइन की हिदायत याद आई, किसी मर्द को तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। मैंने कहा पर्दा हटाओ।
ठाकुर साहब ने कुछ कड़क आवाज़ में कहा। रिसाल डर के मारे सिहर गई। उसने घूंघट हटा दिया। ठाकुर विश्राम सिंह देखते रह गए उसे अपलक। इधर आओ, हमारे पास बैठो। डर से कांपती सिहरती रिसाल ठाकुर साहब की बगल में बैठ गई। लंबे चौड़े ठाकुर साहब की मजबूत छाती में अब एक निरीह गौरैया सी रिसाल दुबकी हुई थी। ठाकुर विश्राम सिंह ने रिसाल की ठुड्डी उठाकर उसे निहारा। माशाअल्लाह, उनके मुंह से बेसाख्ता निकल गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुंदे पलक देखें बस उर्मे। और उस दिन रिसाल पूरी तरह बांदी बन गई थी। उसे याद आया वो पल जब रिसाल की माँ ने आते वक्त उसे समझाया था, बेटी अब थारा ठौर ठिकाना ठाकर साहब के घर ही है। उनका हुक्म ही इफ्तारा मण है। बांदी बनकर जा रही है, रानी ना समझना। सबका खैर ख्याल रखियो री छोरी। पहला भोग रवायत के हिसाब से ठाकर साहब ने लगा दिया था। एक पुरानी वृद्ध बांदी गुलाब कंवर जो बड़ी ठकुराइन के साथ दहेज में आई थी और बुढ़ापे में हवेली के एक छोटे से कमरे में रहती थी, मुफलिसी में दिन गुजार रही थी, ने रिसाल को समझाया, री छोरी रोड़ धोड़ से कुछ कोणी फ़ायदा। बांदी अइयाँ ही नसीब लेके पैदा होवे छेरी बापरी। दिन भर ठाकुर साहब या तो हवेली से बाहर रहते या फिर काम में मशगूल, और ठकुराइन रिसाल से बुरा व्यवहार करती। रात में रिसाल को ठाकुर साहब के कक्ष में जाना होता। एक अजीबोगरीब स्थिति से गुजर रही थी वो। इधर रानी साहब उससे सौतनों जैसा सलूक करती और उधर उसे दिन भर ठाकुर साहब की याद आती। उनका प्रेम करना याद आता। उसकी आंखें विरह से बोझिल रहती। आखिर उसकी कमसिन उम्र और जीवन का पहला प्रेम था वो। उस कड़क युवावस्था में ठाकुर साहब ने उससे दिल से मोहब्बत की और रिसाल ने भी, पर बिना प्रेम की परिणत जाने अकूत प्रेम करने का परिणाम क्या होता, इस सत्य से वो अनभिज्ञ थी। उधर ठकुराइन भी नई नई ब्याहता ही थीं, लेकिन ठाकुर साहब तो रिसाल बांदी के दीवाने हो चुके थे। रात भर ठकुराइन अकेली नींद से तड़पती और दिन में रिसाल को खोई खोई देखकर ठकुराइन की छाती पर सांप लौटते। तभी रिसाल गर्भवती हो गई, मानो जलजला ही आ गया। छोरी या तो बहुत गलत हो गया, इसे सपा करा दे, पुरानी बांदी गुलाब ने हिदायत दी। सपा के होवे है बड़ी अम्मा? सपा यानी गर्भ गरिया दे। रानी सा थारे से जूं ही चिढ़ती से पता चल गया ते मार कर जंगल में गड़वा देगी, पता भी ना चलेगा किसी ने। रिसाल बुरी तरह डर गई। उसे कुछ समझ में ना आया कि क्या हो गया है। वो रोने लगी। गुलाब ने उसे समझाया, मर्द की फितरत और बांदी की किस्मत अइयाँ ही होवे है छोरी। हवेली का रिवाज सह की कोई बांदी जब गर्भ से हो जासी तो वह हवेली में कोनी रह सके है। माँ ने फिकर यही बात की है री छोरी। टाबर मतलब बच्चा पैदा हो गयो तो बापरी या काची उम्र में कट्ठे मारी मारी फिरेगी। थारी कोख से ठाकुर सा का टाबर कैया बर्दाश्त कार्यासी ने तू हवेली में रहण की बचेगी री छोरी ने बाहर। गुलाब ने सोचा तो ये था कि रानी साहब को खबर भी नहीं होगी और वो चुपचाप उसे कड़ा मतलब धतूरा खिलाकर उसका गर्भ गिरा देगी, लेकिन समय ज़्यादा बीत चुका था। खतरा था, सो ठकुराइन को खबर देनी पड़ी। ठकुराइन ने सुना तो जैसे काट मार गया उन्हें। वो खामोश रहीं और गुलाब से कहा, इसका ख्याल रखो, खाने पीने का ध्यान, और इसका काम तुम करोगी अब, जब तक इसकी जचकी नहीं हो जाती। हवेली के अन्य नौकर चाकरों से ये खबर छुपा कर रखने की सख्त हिदायत थी। ठाकुर विश्राम सिंह अपनी पत्नी ठकुराइन सुदर्शना का आदर करते थे और उनकी रसूखदार खानदान का लिहाज भी। जब ठकुराइन ने रिसाल से संबंध रखने पर पति से नाराज़गी प्रकट की तो उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने रिसाल से कोई संबंध न रखने का वचन दे डाला। रिसाल को बेटा हुआ था। हवेली में कानो कान किसी को खबर न लगी सिवाय ठाकुर साहब, ठकुराइन और गुलाब के। गुलाब को उसे पालने का जिम्मा सौंपा गया। जचकी के बाद तो रिसाल और भी सुंदर दिखने लगी थी। काम और सौंदर्य का लोभ तो विश्वामित्र जैसे संत भी न छोड़ पाए, तो ठाकुर साहब रिसाल को कैसे भूल पाएंगे। वैसे भी इस हवेली में मर्दों को सब छूट है, भले ही पत्नी हो। ठाकुर साहब वचनबद्ध थे, लेकिन ठकुराइन को ये भांपते देर न लगी कि ठाकुर साहब का शरीर भले ही उनके पास रहता है, लेकिन तड़पते वो अब भी रिसाल के लिए ही हैं। ठाकुर साहब 2 दिनों के लिए कस्बे से बाहर गए हुए थे। ठकुराइन ने एक चाल चली। हवेली में काम करने वाले माली मलखान सिंह को बुलाया।
तुमने बाग बहुत खूबसूरत कर रखा है, तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। मेहरबानी ठकुरानी, उसने नज़रें झुकाकर बड़े अदब से कहा। लेकिन इनाम ये होगा, वो तो मलखान ने सपने में भी नहीं सोचा था। रिसाल बांदी को ले जाओ अपने साथ, 2 दिन की तुम्हारी छुट्टी मौज बनाओ, जाओ। मलकान सिंह ठकुराइन की तरफ देखता रह गया। वो सपना देख रहा है क्या? उसे लगा। जब मैं कह रही हूँ कि रिसाल कुछ दिन के लिए थारी से, तो क्या विचार कर रहा है? फिर मलखान सिंह से धीरे से बोली, ठाकुर साहब की जुट्ठन है, या नसीब सबके कोने होवे न रे मूर्ख। रिसाल रोती रही। अपने दुधमुहे बच्चे से बिछुड़ने की टीस से वो दुख में डूब गई। खूब तड़पी, लेकिन ठकुराइन का दिल न पसीजा। थारा टाबर तो गुलाब संभालेगी ना, फिकर की क्या बात, जा मौज करे। ना रानी सा रहम, रिसाल गिड़गिड़ाई। अरे तो थारे हवेली के बाहर थोड़ा ही भेज रहे हैं, अपना आदमी ही तो है विश्वास का। ठकुराइन ने लाड़ का नाटक करते हुए दलील दी। मलखान सिंह हवेली में ही नौकरों को दिए गए घरों में रहता था। रिसाल को जबरन उसके साथ जाना पड़ा। ठाकुर साहब जब वापस लौटे तो ठकुराइन ने उन्हें रिसाल का माली के साथ रात गुजारना बताया। विश्राम सिंह दुखी तो हुए, लेकिन कुछ कहा नहीं। बांदी थी, क्या और किससे कहते। अभी जवान लड़की है, उसे भी तो हक है मौज मस्ती करने का। उसकी अपनी हैसियत के लोग उसे मिल गए, ठकुराइन ने कहा। ठकुराइन जानती थी हवेली के कायदे कानून। एक बार बांदी का उपभोग कोई निम्न वर्गीय कर्मचारी कर ले तो ठाकुर खानदान के मर्द उसकी ओर देखते तक नहीं। उस दिन के बाद रिसाल की जिंदगी नरक बन गई। न सिर्फ हवेली के मेहमान, बल्कि हवेली के किसी भी कर्मचारी, सेवक आदि जैसे लोगों के हाथों का खिलौना बन गई वो। मेहमानों के सामने उसे नजराने और हवेली के नौकरों के लिए बतौर इनाम इकराम पेश किया जाता। ठकुराइन को फिक्र और कुरहन से निजात मिल गई। रिसाल जब रो रो कर ये सब करने को मना करती तो ठकुराइन का जवाब एक ही होता, बांदी है तो बांदी का काम करना ही पड़ेगा, मेरे वश में तो कुछ भी नहीं है। उस वक्त रिसाल को ठकुराइन एक क्रूर औरत लगती और वो नफरत से मुंह फेर लेती। जिसके भरोसे जिंदगी भर के लिए वो सेविका बनकर आई है, उन्हीं का उस पर वश नहीं। तब रिसाल 19 बरस की थी जब उसका पहला प्रेम ठाकुर साहब के कार ड्राइवर लाखन सिंह से हुआ। लाखन सिंह अच्छे खानदान का और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा युवक था। वो हवेली से बाहर कस्बे में रहता था। वो रिसाल को मन ही मन न जाने कब से प्रेम करता था, लेकिन कहने का न कभी मौका मिला, ना हिम्मत ही हुई। हवेली की मजबूत दीवारों के भीतर रिसाल के साथ क्या हो रहा है, इसका ज़रा भी अंदाज नहीं था। वैसे भी वो सीधा साधा और अपने काम से काम रखने वाला नवयुवक था। हवेली के अहाते में जब वो ठाकुर साहब को कार से छोड़ने जाता तो कभी गाहे बगाहे आंखें लड़ जाती, तो रिसाल और उसके मन में कुछ होने लगता। उस नरक के अलावा भी ज़िंदगी कुछ है, रिसाल को महसूस होता। लाखन चाहता तो ठाकुर साहब से विनती करके रिसाल को ले जा सकता था। वो बांदी थी, बांदी का काम ही हवेली से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मन बहलाना था। लेकिन लाखन सिंह रिसाल को दिल से प्यार करता था। मन के किसी कोने में उससे ब्याह करने का सपना भी उसने संजो रखा था। कितना मीठा बोलने वाली, सर्वगुण संपन्न, उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी रिसाल के साथ, वो अक्सर सोचता। लेकिन नसीब में कुछ और ही बदा था। एक दिन बाग के घने नीम के पेड़ के पीछे उसने रिसाल को बुलाया। रिसाल के हाथ को चूमकर उसने मोहब्बत का इजहार किया। रिसाल की देह भी उत्तेजना से सिहरी, लेकिन कहीं अतीत की दरिंदगी के उन जख्मों में एक भयानक टीस भी उठी। उसने सिहर कर आंखें बंद कर लीं। लाखन ने उसकी आंखों को चूम लिया। मुझे यहाँ से ले जाओ लाखन, ये लोग मुझे नोच खाएंगे, सब गिद्ध हैं। मतलब? मैं समझा नहीं। लाखन रिसाल की हालातों से बेखबर था। बस इतना ही समझ लो कि मैं बांदी हूँ, इंसान नहीं। हाँ जानता हूँ, लेकिन बांदी होना कोई बुरा तो नहीं। तुम तहजीब शुदा औरत हो, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने सभ्य परिवारों में रहने लायक शिक्षित और हुनरमंद भी बनाया है, फिर कैसा अफसोस। तुम नहीं समझोगे लाखन, इस हवेली का सच सिर्फ हवेली के भीतर की दीवारें जानती हैं। मुझे बताओ रिसाल, मुझे अपना समझो। इसके बाद रिसाल ने रो रो कर अपना सारा हाल बताया। उसने ये भी बताया कि वो कई बार गर्भवती हो चुकी है और हर बार उसका गर्भपात करवा दिया गया। सुनकर लाखन का खून खौल गया। बिन ब्याह के ही? क्या करूं, बांधी हूँ।
ठीक है, कल तू मुझे यहाँ ही मिलना, मैं तुझे इस नरक से निकालूंगा, हम साथ रहेंगे, कहकर लाखन चला गया। जैसे तैसे मौका देखकर रिसाल पोटली में अपने कुछ कपड़े लत्ते रखकर अंधेरे में पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। लाखन उसका इंतज़ार कर रहा था। वे दोनों जैसे ही वहाँ से धीरे धीरे बाहर जाने को हुए, ठकुराइन की कार की लाइट उनके चेहरों पर चमकी। वो कहीं से लौट रही थीं। कौन है वहाँ, इधर आओ। लाखन और रिसाल डरे हुए से उनके पास खड़े थे। कहाँ जा रहे हो दोनों, और ये क्या है? उन्होंने रिसाल की पोटली को इशारा किया। कपड़े हैं रानी साहब। भागने की तैयारी थी। रिसाल डर कर काँपने लगी। जा भीतर जा, हमारे लिए खसका शरबत बना कर रख। रिसाल को तो लग रहा था कि रानी साहब उसे भयानक सजा देंगी। बांदी होकर भागने की ज़रूरत, लेकिन वो तो बिल्कुल ही सामान्य थी। उसे खुशी हुई। जी रानी साहब, नीची निगाह कर उसने कहा और हवेली के भीतर चली गई। लेकिन उसके बाद लाखन सिंह ऐसा गायब हुआ कि फिर न मिला। उधर ठाकर साहब की तो उसे अब शक्ल भी न दिखाई देती। वो पागल सी हो गई, ना खाना खाती थी ना सोती थी। रात रात भर पूरी हवेली में घूमती रहती, सूख कर कांटा हो गई। लेकिन ठकुराइन को उसमें इसके अलावा कुछ और भी बदलाव दिख रहे थे। पेट से है क्या? उन्होंने रिसाल से पूछा। पता नहीं, रिसाल ने अनमने मन से कहा। मेरा शरीर मेरा रहा है क्या? ये तो वो लोग बताएंगे जिनका मेरे शरीर पर अधिकार रहा है। बहुत बोलने लगी है। बांदी को इतना बोलने की इजाज़त नहीं, जानती नहीं क्या? ठकुराइन ने बनावटी क्रोध में कहा। बोलने दीजिए मुझे रानी साहब, रिसाल अप्रत्याशित रूप से चीखी। बांदी की सिर्फ देह नहीं, मुंह में जबान भी होती है। उसके सिर्फ छातियाँ नहीं, उसके भीतर एक दिल भी होता है। तमाम तहजीब धूप में बर्फ़ सी गलने लगी। अनर्गल विलाप चीखने का सिलसिला बड़बड़ाने और फिर निढाल हो जाने पर टूटा। ठकुराइन अचंभे से सिर्फ देखती रह गईं। आज पहली दफ़ा उस नखरीली रौबदार ठकुराइन की हिम्मत ने थकान महसूस की थी। परे जान दे हुक्म, या छोरी बावली हो गई से। घबराई हुई गुलाब बांदी ने घिघिया कर कहा और अधमरी सी रिसाल को घसीटती हुई सी भीतर कोठरी में ले जाने लगी। अभी इसे कड़ा खिला, जानती नहीं क्या बांदी माँ नहीं बन सकती? ठकुराइन गुस्से में बोली। ना रानी सा, या कौन नहीं हो सके, माँ तो मैं पहले ही बन चुकी हूँ, सुमेर की माँ। रिसाल अपने वश में नहीं थी। हाँ, लेकिन वो तो ठाकुर सा का। अचानक बोलते बोलते ठकुराइन रुक गई। ठकुराइन के जख्म हरे हो गए। 5 सालों में वो माँ नहीं बन पाई थी। आपका मन नहीं होता माँ बनने का? रिसाल में न जाने कहाँ से दम आ गई। अच्छा, तू गर्भ से रहेगी तो यहाँ मेरे काम कौन करेगा? क्या इसलिए तुझे बांदी बना कर लाए थे? ठाकुर साहब ने सुना तो उन्होंने रिसाल को बुलाया। क्या चाहती है? बच्चा, बच्चा चाहती हूँ हुकुम। लेकिन तू जानती है यहाँ बांदियाँ सिर्फ सेवा के लिए होती हैं, बच्चे जनने के लिए नहीं। सोच ले, यदि बच्चा होगा तो तुझे हवेली छोड़नी पड़ेगी, और यदि बच्चे का मुँह छोड़ देती है तो तुझे यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ज़िंदगी भर बेहतर खाना, कपड़ा, रहना सब हमारी जिम्मेदारी। माफ़ी हुकुम, पर मैं भी माँ कहलाना चाहती हूँ। ठीक है, तूने इन 5 वर्षों में हमारी खूब सेवा की है। हम तेरी हिफाजत से जचगी कराएंगे, लेकिन उसके बाद तुझे यहाँ से कहीं और ठौर देखना होगा। मंजूर हुकुम। और फिर ठाकुर साहब ने रिसाल की देखभाल के लिए बांदी गुलाब कंवर को जिम्मा दे दिया। वो खुद बांधी रही थी और बांदियों के नरक अच्छी तरह जानती समझती थी। उसने रिसाल को समझाया भी। डी बावली, पहले ई कड़ा खा लेती तो गर्भ गिरा, जिंदगी भर आराम से रहती यहाँ। बाहर मर्द थाड़े छोड़ेंगे के थाड़े नोच खाएंगे? तू अभी तक समझी नहीं कि मर्द की फितरत। बावली, बांदी बंदनी होती है जी मासा, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ बस। रिसाल ने अपना 2 टूक फैसला सुना दिया। गुलाब ने उसे अंतिम बार समझाया। देख छोरी, अठे कोई फिक्र कोनी। जैसे जैसे थारी उम्र बढ़ती, सारा मर्द खुद थारे से दूर होता जाता। फिर तू फिरी आराम से बुढ़ापा काटती अठे। थारी बात सही है मासा, पर माँ जरूर बनूंगी। उस बंदनी के दिल में एक कोने में कहीं आज़ादी करवट ले रही थी। बावली छोरी, जाने कोड़ी के आपा लोगों ने माँ बनने की इजाज़त कोन्या। अभी थारी उम्र ही के है, कट्ठे भटकेगी रे छोरी। कम से कम अठे थारे सर पे छत तो है। नहीं मासा, अपने टाबर मतलब बच्चे को लेकर मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन इस नरक में ना रहना आप। तुम्हारे सर कितने अजन्मे जीवों की हत्या है बताओ तो?
विशाल ने पूछा तो गुलाब कंवर भीतर से हिल गई। छोरी, हम तुम जैसे गरीब परिवारों की छोरियां बांदी बना दी जाती हैं। हमारे माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं कि जुल्म सहकर ही सही कम से कम उनकी बेटी को ज़िंदगी भर रहने खाने का एक ठिकाना तो मिल जाएगा। वो क्या जाने हमारी बदनसीबी। सही कह रही हो मासा, लेकिन खाना रहना तो पशु पक्षी भी जुटा लेते हैं। हम अपना इंसान होना नहीं भूल सकते। हम औरत हैं, हमें भी माँ बनने का हक है। ठीक है छोरी, इब थारा नसीब। थे जाड़ो बाहे की दुनिया में और तो भी चिलगिद्ध हैं। किस किस से बचेगी तू? यहाँ तो हवेली के लोग ही। वहाँ चीख सकते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, दीवारों से तो निजात मिलेगी। देख ले री लाड़ो, एक नरक से दूसरे नरक में जाना, फिर तेरे साथ तेरा बच्चा भी होगा। कहाँ कहाँ भटकेगी इस मुफलिसी में। और कहीं बेटी ही पैदा हो गई तो हो गई मासा, पर ये राजपूतानी की जुबान है कि उसे बांदी ना बनाऊंगी। विशाल ने बेटी को जन्मा। वो दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। एक तो अपनी संतान का सुख और दूसरे अब इस कैद से बाहर जाने का रास्ता साफ था। अगले दिन उसे शानदार हवेली छोड़कर जाने का फरमान मिल चुका था। रात में बुजुर्ग गुलाब बांदी ने उसे अपनी बगल में लिटाया और उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, थारी बहुत फिक्र है रे छोरी। सुने हैं तेरी जगह नई बांदी आ रही छे। बहुत बदनामी और जुल्म सहे मारी लाड़ो तैने। गुलाब की आंखें भर आईं। जानू हूँ मासा, लेकिन मुझे बदनाम करने का इन लोगों को क्या हक है? बदनामी तो तब होती जब मैं ये सब खुद अपनी मर्जी से करती। जिसके साथ जीवन गुजारना चाहती थी उसने तो कभी हाथ ना लगाया, लेकिन उसे भी कहकर विशाल की आंखों में आंसू भर आए। देख छोरी, अभी तू बाहर का रहना सहना कोनी जाने है। एक बात मारी थे गांठ ने बांध ले, तू घनी खूबसूरत है। अपना रूप रंग तो आपा कोनी बदल सके हैं। थे कदी सर से पल्लू ना उतारियो और कोई साज श्रृंगार ना करियो कि मर्द की नज़र पड़े। थाड़े बेटी को बांदी कोनी बनाना है, समझी ना? इसे पढ़ाना लिखाना, अच्छे संस्कार देना। मंजूर है जी मासा। जब रिसाल उस हवेली के उस विशाल द्वार से बाहर सदा के लिए निकली, उसके पास एक टीन का बक्सा था। गोद में दुधुमही बेटी सुनीता और थी बेहद कड़वी और डरावनी स्मृतियाँ। और ठाकुर साहब के बेटे सुमेर को तो ठकुराइन ने देखने भी ना दिया। सुमेर खुद नहीं जानता था कि उसकी असल माँ कौन है। कुछ दिन कस्बे के मोहल्लों गलियों में इधर उधर भटकने के बाद ठाकुर साहब के किसी कारिंदे के मार्फत ही वह इस कोठी में आई। कस्बा छोटा था और लोग पुराने, सो बदनामी ने उसका दामन यहाँ भी न छोड़ा। यूँ तो वो घर में ही रहती और अम्मा जी की सेवा करती, लेकिन गाहे बगाए जब कभी गली बाजार में जाती तो लोग उस पर छींटे कसते। किंचित राहत की बात यह थी कि अम्मा जी थोड़ी पढ़ी लिखी और खुले विचारों की महिला थीं। उससे अच्छा बर्ताव करती। गाहे बगाहे अब भी रात में उसके पुराने पहचानने वाले नशे में उसकी कुंडी खटखटाते। विशाल भीतर से गालियाँ बकने लगती। कुछ देर में लोग वहाँ से चले जाते या वो भी गालियाँ बकते। उसे बेइंतहा कोफ्त होती खुद पर ही कि कैसे तौर तरीके सिखाकर भेजा था उसके माँ बाप ने उसे, और अब किस कदर असभ्य हो रही है वो। कभी कभार ठाकुर साहब भी माता जी यानी मकान मालिकिन शर्माइन के फ़ोन पर विशाल से बातचीत करते और हालचाल पूछते। बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा भी देते, लेकिन विशाल के जीवन में सुकून अब भी नहीं आया था। वहाँ उसका तन उसका बैरी बना हुआ था और हवेली के बाहर आने पर उसके मन पर आघात होते थे। उसे देखकर लोग नफ़रत से मुंह फेर लेते। जो लोग विशाल का अतीत जानते थे वो उसकी बेटी को अजीब सी नज़रों से घूरते। न जाने किसकी बेटी है, बाप का भी पता ठिकाना किसी को नहीं पता, लोग कहते। वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देती, बावजूद इसके उसे हमेशा एक भय लगा रहता। आखिर एक संस्कारिक लड़की और एक बांदी की बेटी में फ़र्क तो होता ही है। उसे लगता कि बेटी सुनीता को लोग उसके अतीत के बारे में न बता दें। वो तो अपनी बेटी को बांदी नहीं इंसान बनाना चाहती है। विशाल के ख्वाबों का साथ शर्माइन यानी माताजी ने दिया। विशाल की बेटी सुनीता को स्कूल की पढ़ाई करवाई। माताजी एक रसूखदार खानदान की महिला थीं, जिनकी सहृदयता ने विशाल के अतीत और सुनीता के भविष्य की काली परतों को ढक दिया था। अब सुनीता बेंगलोर में माताजी की बेटी अंजू के साथ रहकर कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और उसका रहन सहन किसी संभ्रांत सुसंस्कारित परिवार की तरह था। वो अंजू को दीदी कहती थी।
वक्त गुजर रहा था मंथर और सुनियत गति से। बेंगलोर में सुनीता का प्रेम उसी के साथ पढ़ने वाले एक मराठी लड़के से चल रहा था। उसने ये बात माँ रिसाल को भी फ़ोन पर बताई थी, लेकिन उसकी इस खबर से रिसाल बहुत चिंतित हो गई थी। उसे हमेशा ये भय सताता कि कहीं उसका वो काला अतीत सुनीता व लड़के को पता चल गया तो। जब लड़के के माता पिता सुनीता के पिता के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देगी। लेकिन जब अंजू ने फ़ोन पर बताया कि सुनीता अपने उस दोस्त के साथ अलग रहने लगी है, ये इस ज़माने में बुरी बात नहीं समझी जाती। ये एक आधुनिक व्यवस्था है, बिना किसी रस्म व रिवाज के साथ रहने की। इसे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। माता जी ये खबर सुनकर सन्न रह गईं। हालांकि उन्होंने इस बात को रिसाल को बहुत सामान्य तरीके से बताया, लेकिन रिसाल दुखी हो गई। वो रोने लगी। माता जी, एक ही तो सहारा था मेरे जीवन का, वो ही आप लोगों जैसे इज्जतदार घर में उसकी शादी करना चाहती थी मैं। अरे बड़े शहरों में यह आम बात है, चिंता की कोई बात नहीं। तू ये तो सोच, यदि समाज के भय से किसी गंवार दारूखोर आदमी से बचपन में ब्याह दी होती तूने अपनी छोरी, तो अब तक तो 3-4 बच्चों की माँ बन गई होती वो। सुनीता और उसका वो दोस्त दोनों समझदार और पढ़े लिखे हैं। कम से कम उस बात की नौबत तो नहीं आई जिससे तू डर रही थी। बाप का नाम। रिसाल ने अपने जीवन में कई चोटें सही थीं, सो इसका जख्म भी वो हमेशा की तरह भूल कर या अपने को समझाकर भरने की कोशिश करने लगी। ठाकुर विश्राम सिंह के इंतकाल की जब रिसाल को खबर मिली तो कमरा बंद करके बेतहाशा रोई। आंटी जी ने उसे नहीं रोका। रिसाल जब कमरे के बाहर निकली तो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने सफ़ेद पोशाक पहन रखी थी, गले में तुलसी की माला, बदन पर कोई सुहाग चिन्ह न था। उसकी आंखें सूजी और लाल थीं। अब तक मुझे स्कूल परिसर में क्वार्टर मिल गया था और मैं आंटी और रिसाल से विदा लेकर भारी मन से इसमें शिफ्ट हो चुकी थी। शुरू में आंटी और रिसाल से मिलने मैं हर छुट्टी में शिव कॉलोनी उनके घर आती। दिन बीतते गए। रिसाल का पहले वाला स्वभाव न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। वो अचानक से बूढ़ी हो गई थी, जैसे नसीब और उसके वजूद की लड़ाई में जूझते जूझते अचानक वो थक गई हो, उसने हार मान ली हो। कुछ चिड़चिड़ी भी हो गई थी। बेटी सुनीता ने कई बार यहाँ आना चाहा या उसे बेंगलोर बुलाना चाहा तो रिसाल ने इनकार कर दिया। जहाँ रह रही हो खुश रहो, बस मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, उसने कह दिया। उस दिन सुबह आंटी जी दूध लाने के लिए आवाज़ लगाती रहीं, लेकिन रिसाल सोकर उठी ही नहीं। उन्हें आश्चर्य हो रहा था। रिसाल को तो उन्होंने सिवाय तबीयत खराब होने के कभी इतनी देर तक सोते देखा ही नहीं था। आंटी जी खुद उसके पलंग के पास गईं, लेकिन तब तक रिसाल इस निष्ठुर स्वार्थी संसार से बहुत दूर जा चुकी थी, हमेशा के लिए। उन्होंने मेरे स्कूल फ़ोन लगाया, लेकिन उस वक्त मैं एक सेमिनार के सिलसिले में जोधपुर गई हुई थी। उन्होंने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया। अपनी बेटी अंजू को बेंगलोर फ़ोन किया। करीब 4:30 बजे अंजू फ्लाइट से सुनीता को लेकर आ गई। सुनीता माँ की मृतदेह को देर तक अपलक देखती रही। जब रिसाल को ले जाने लगे तो सुनीता ने कहा वो भी जाएगी सबके साथ और माँ की चिता को अग्नि वो देगी। वहाँ मौजूद ठाकुरों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई। सुनीता को समझाने की कोशिशें भी हुई, लेकिन वो माहौल किसी बहस का न था, सो सब चुप्पी लगा गए। गोधूली बेला होने को थी। शमशान घाट पर पहले से एक गाड़ी एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी, जिसके पास एक औरत और एक जवान लड़का खड़े हुए थे। जब रिसाल की देह को चिता पर रखा गया और जैसे ही उसे उसकी बेटी सुनीता ने अग्नि देने के लिए एक हाथ बढ़ाया, अचानक एक बूढ़ा दुबला पतला सा आदमी आया और उसने सुनीता के हाथ से वो लकड़ी ले ली। ला छोरी, अभी मैं जिंदा हूँ, यह कार्य मैं ही करूँगा, और चिता को आग दी। वो लाखन सिंह था, रिसाल का गुमशुदा प्रेमी। सारे लोग आंखें फाड़े कभी उस बूढ़े को देख रहे थे और कभी उस कार में आई ठकुराइन और उस लंबे चौड़े युवक को। सबके चेहरे पर एक अजीब सी तटस्थता थी। ठकुराइन अब भी निर्भाव खड़ी थी। कुछ देर वो रिसाल की धू-धू जलती हुई चिता को अपलक देखती रहीं और फिर अपने सौतेले बेटे सुमेर सिंह के साथ गाड़ी में बैठकर चली गईं। कुछ देर उनकी कार के पीछे उड़ता धूल का गुबार और चिता की लपटों से निकलता धुआं इस कदर आपस में घुल मिल गए मानो एक दूसरे को अंतिम विदाई दे रहे हों। लोग अंतिम क्रिया कर वापस लौट रहे थे। एक औरत नहीं जो खत्म हुई थी, बल्कि वो एक धूल मिट्टी की कई तहों के नीचे लिपटा हुआ एक काल था जो सदा के लिए ज़मींदोज़ हुआ था। रिसाल मुक्त हो चुकी थी।
अपनी हैसियत, रूप, देह, मन, पीड़ा, मोहब्बत और संसार सबसे। मुक्त वो भी हो चुके हैं जिन्होंने उस पर राज किया, उसे तोहमतें व दुख दिए, जिन्होंने उसे सहारा दिया, मोहब्बत की, सब समय की खो में विलीन हो गए। सुनीता की बेटी अपनी सिंगल पेरेंट के साथ बड़ी हो रही है। अभी बहुत लंबा रास्ता उसे तय करना है। अभी आप सुन रहे थे वंदना शुक्ल जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी चरम मोक्ष। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।